काशी, एक प्रेम कहानी भाग 2। काशी आरती कर मंदिर से बाहर निकलती है। सामने से आते हुए मठ के महंत मिल जाते हैं। प्रणाम महंत जी। काशी दोनों हाथों को जोड़ के शिष्टाचार के साथ प्रणाम करती है। अरे काशी बिटिया प्रणाम, कैसी हो बिटिया? महंत जी ने काशी को आशीर्वाद देते हुए पूछा। जी अच्छे हम महंत जी, काशी ने सर झुकाकर बोला। आरती हो गई का बिटिया? महंत जी ने पूछा। जी हो गई, हम बस घर जा रहे थे, स्कूल के लिए देर हो रही है, काशी ने बोला। अरे हाँ जाओ बिटिया जाओ, खुश रहो, महंत जी आशीर्वाद देके आगे बढ़ गए। काशी भी घाट से होते हुए बनारस की गलियों में चली आई। बनारस की गालियां तक जरूर होती है और चहल पहल भी बहुत होती है। यहाँ आपको सन्नाटा कभी मिल ही नहीं सकता है। कभी कभी तो रात भी यहाँ की भोलेनाथ के नामों से गुंजायमान रहती है। काशी एक दुकान पर रुकी। दुकान का नाम था शर्मा मिष्ठान भंडार। काका प्रणाम, कचौरी और जलेबी बांध दीजिए जल्दी से, काशी ने दुकान पर बैठे एक मोटे से बूढ़े से आदमी से कहा। अरे काशी बिटिया आ गए तुम? अरे तुम्हारी कचौरी और जलेबियां हम बांध के रखे हैं बस अभी, और तुम देखो आ भी गई। ये थे दुकान के मालिक शर्मा जी शर्मा। काका ने कचौरी और जलेबी की थैली पकड़ा दिया काशी को। शुक्रिया काका, चलते हैं। और जय आ रहा है न, स्कूल कहीं छुट्टी तो नहीं किया? काशी ने काका को पैसे देते हुए पूछा। नहीं दीदी, हम तो कब के तैयार हो गए, जय बाहर आते हुए बोला। काशी ने थैली ली और घर पर आ गई। काशी घर आती है, आंगन में जूतियां उतार देती है और सामने बने तुलसी को हाथ जोड़ के प्रणाम करती है। जैसे ही वो घर के अंदर आती है तो उसके बाबा आनंद त्रिपाठी जी बैठे होते हैं। आ गई आप काशी? उसके बाबा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। आपको कैसे पता चल जाता है कि ये हम हैं? काशी कचौरी और जलेबी की थैली मेज पर रखती हुई कहती है। आपकी पायल की आवाज से, जो हम आपको बचपन से पहनाते आए हैं उसकी आवाज से, काशी के पिताजी ने अखबार मोड़ के रखते हुए कहा। काशी ने मेज पर नाश्ता लगाया और अपने बाबा को भी नाश्ते के लिए बुला लिया। उन्हें नाश्ता करा, खुद नाश्ता कर वो स्कूल के लिए निकल गई और उसके बाबा आश्रम चले गए। आनंद जी के दोस्त राजेंद्र प्रताप सिसोदिया जी का आश्रम था जिसे वो खुद देखते थे, उसका कार्यभार वो ही देखा करते थे। उनके दोस्त इंदौर के शाही घरानों से थे और वही अपना कारोबार करते थे। साल में एक बार आके वो सबसे मिलते थे। काशी उनके लिए उनकी बेटी से बढ़ के थी। उनके परिवार में वो अकेले थे, इसलिए अपना सारा प्यार काशी पर ही लुटाया करते थे। काशी स्कूल पहुंचती है। स्कूल की घंटी बजने में बस कुछ ही मिनट होता है। वो जाके प्रिंसिपल रूम में टाइम भरती है और प्रिंसिपल सर को शुभ प्रभात बोल के बाहर आ जाती है। घंटी लगती है और सारे बच्चे प्रार्थना के लिए आके प्रांगण में खड़े हो जाते हैं लाइन लगा के। स्कूल के सारे टीचर्स आके अपनी अपनी क्लास के लाइन के सामने खड़े हो जाते हैं। प्रार्थना शुरू होती है। सारे बच्चे एक साथ मिलके प्रार्थना करते हैं। स्कूल की असेंबली खत्म होती है। सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासों में जाते हैं। काशी स्टाफ रूम में आती है, वहां से अपना सामान निकालती है। तभी पीछे से आके शालिनी उसे शुभ प्रभात बोलती है। ओहो तो आ गई आप? काशी शालिनी को पीछे मुड़ के देखते हुए कहती है। यार क्या करूं, अब तेरी तरह मैंने बनारस को उठाने का ठेका तो लिया नहीं है, तो सोचती हूँ तेरे हिस्से का भी मैं ही सो लेती हूँ, और इसमें मुझे लेट हो जाता है। शालिनी ने अपनी अलमारी से अटेंडेंस रजिस्टर लिए निकल गई। राजस्थान, रात का वक्त। कहा जाता है राजस्थान एक खूबसूरत राज्य है और इसकी शान यहाँ की सभ्यता, यहाँ का रहन सहन और खाना है। पर फिर भी इस राज्य के शहर जैसलमेर में कोई था जो थोड़ा अजीब, अलग और अकेला था। इस शहर का मशहूर राजपूत और एक बेचैलेर व्यापारी, पूरा राजस्थान जिसके एक शब्द पर हिल जाता था, अभय प्रताप सिंह, जिसकी दुनिया में सिर्फ वो खुद था। अभय के घर में कोई नहीं था। कहते हैं कि जिसका जितना नाम मशहूर होता है उतना ही उसके दुश्मन भी होते हैं। इसी दुश्मनी में उसने अपने सारे घर वालों को खोया और आज वो जिंदगी में अकेला है और ये अकेलापन उसके स्वभाव को भी बदल गया। अभय अपने महल के अंदर आता है। गाड़ी जैसे अंदर आती ही कुछ नौकर बाहर आते हैं जल्दी जल्दी से। अभय गाड़ी से उतरता है, एक रूपदार चेहरा, वो निकल के अंदर जाता है। नौकर उसका सामान लेके आते हैं। हुकुम सा खाना? एक नौकर ने डरते हुए पूछा। हम जी लगाए, हम आते हैं, अभय बोल के अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में पहुंच के उसने कोट निकाल के रखा, तभी मोबाइल बजा। अभय ने फोन उठाया। काम हुआ या नहीं? अभय ने फोन उठा के पूछा। नहीं साहब, उस लड़की ने मना कर दिया है उस जमीन को देने के लिए, दूसरी तरफ से डरती हुई आवाज में कोई बोला। 1-2 टके की लड़की की इतनी जरूरत कि वो अभय प्रताप सिंह को मन करे हम आ रहे हैं कल वहाँ खुद, हम भी तो देखे कौन पैदा हो गया इस धरती पर ऐसा, अभय ने गुस्से में बोल और वह काट के बिस्तर पर फेंक दिया। बनारस शहर, रात का वक्त। काशी दूध गर्म करके अपने बाबा के कमरे में आती है। आनंद जी बैठ के रामायण पढ़ रहे थे। बाबा चलिए अब दूध पी लीजिए और सो जाए और रखिए रामायण अब। काशी ने दूध का गिलास पकड़ाते हुए दिया और रामायण लेके बंद करके रख दी। आनंद जी भी गिलास लेके बिस्तर पर बैठ गए। बाबा आज फिर वो लोग आए थे जमीन के लिए, मैंने मना कर दिया, काशी कपड़ों को तय करते हुए बोली। काशी बेटा, अगर वो लोग चाहते हैं वो जमीन तो देके छुट्टी करो न, क्यों ऐसे लोगों से लफड़ा लेना, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है बेटा, आनंद जी ने चिंता जताते हुए कहा। कुछ नहीं होगा हमें और वो जमीन हम। दूसरी तरफ अभय अपने कमरे के बनी बड़ी सी बालकोनी में खड़ा होकर आसमां की तरफ देख के बोलता है, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है और तुम एक मामूली सी लड़की जिसने मुझे सिर्फ ना नहीं बोला, मुझे मजाक समझ लिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूँ, वाइट एंड वॉच, अभय ने गुरूर में बोला। क्या होगा अब? क्या काशी अभय की जिंदगी को बदलेगी या अभय काशी की जिंदगी को बदलेगा? क्या होगा इनकी मुलाकात का अंजाम?
जानने के लोए पढ़ते रहिए काशी, एक प्रेम कहानी। क्रमशः प्रीति तिवारी $4 किसी को नहीं देना चाहते हैं और न देंगे, वो माँ ने हमें दिया था, काशी ने आनंद जी की तरफ देख के बोलती है। वो इतना कह के आपने बाबा को सुला के चली जाती है। काशी छत पर आके खड़ी हो जाती है। हल्की हल्की ठंड होती है। वो चांद को देखते हुए कहती है, कोई ऐसा भी हो सकता है क्या महादेव जी एक जमीन के लिए इतना पागल, जब न बोल दिया तो क्यों फिर बार बार। काशी गुस्से में खुद से बोलती है। अल्पविराम निकलते हुए कहा और दिनों हंस देती है। चलो अच्छा अब जाओ जल्दी क्लास में, काशी ने बोला और अपनी क्लास में चली गई। आनंद जी आश्रम पहुंचते हैं। ये आश्रम बहुत बड़ा था। इसमें विधवा स्त्रियों के लिए, गृहों के लिए और अनाथ बच्चों के रहने का इंतजाम था। यहाँ की जितनी भी विधवा स्त्रियां थी वो कुछ न कुछ काम करती थी और उन्हीं से खुद के लिए कमाती थी। वृद्ध महिलाएं और पुरुषों की सेवा भी यहाँ होती थी और अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता था। आनंद जी रिटायर्ड हो गए थे अपनी टीचर की जॉब से, तो उन्होंने यहाँ आके इन सबको अपना वक्त देना ज्यादा अच्छा समझा। वो अपना पूरा दिन इसी आश्रम में बिता देते थे। उनकी जिंदगी में काशी के अलावा कोई था नहीं। काशी की माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए उसकी परवरिश खुद आनंद जी ने अकेले किया। आनंद जी को काम करते हुए दोपहर हो गई थी। उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। सर खाना लगा दूं, दोपहर हो गई है, उनके मैनेजर दुबे जी ने बोला। नहीं दुबे जी अभी नहीं, आनंद जी ने कोई फाइल देखते हुए कहा। अभी क्यों नहीं, अभी ही खाएंगे, आप बाबा और हमारे साथ खाएंगे, काशी अंदर आते हुए बोली। वो अंदर आके दुबे जी को प्रणाम करती है। चलिए उठिए जल्दी, काशी ने खाने का टिफिन मेज पर रखते हुए कहा। और दुबे चाचा आपने खाया या नहीं, काशी ने टिफिन खोलते हुए कहा। पर काशी आप यहाँ क्या कर रही है, आनंद जी ने फाइल रखते हुए बोला। आपको खाना खिलाने आए हैं, चलिए अब आप भी आ जाइए चाचा जी, काशी ने खाना निकालते हुए कहा। अरे नहीं बिटिया हम लेकर आए हैं, आप खाओ, हम भी चलते हैं, दुबे जी बोल के चले गए। काशी भी अपने बाबा के साथ खाना खाने लगी। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर काशी आश्रम के बच्चों को पढ़ाने चली गई। काशी अपना वक्त इन बच्चों को पढ़ाने में, वही की विधवा स्त्रियों को कुछ बनना सीखने के लिए और रात को जाने से पहले सारे वृहों को कहानी सुनने में देती थी। काशी की जिंदगी में बस इतना ही था। काशी दोपहर से रात तक काम करती रही और रात को सब कुछ एक बार खुद देख के तब आपने बाबा के साथ घर के